समराइज किया है। ग्रेट ग्रेट। तो कौन कौन है ये है हर्षित, निपुण, बहुत ही बढ़िया, साक्षी, ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश बड़ा अच्छा समराइज करता है। राहुल, आरती, मृदुल, पूजा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बालविका, वीके, रोहित, ये कौन है? अपूर्व, अपूर्व ने भी सॉलिड समराइजेशन किया। चेतना, वेरी गुड। वैशु, वैशु देखो सॉलिड। राहुल, राहुल ने भी सॉलिड। अदिति, अनुभव, वेरी गुड अनुभव, बहुत बढ़िया। युवराज, युवराज ने भी बड़ा सॉलिड समराइज किया, वेरी गुड। हर्षित, प्रभात, शांतनु, हर्षिता, राहुल, ये कौन है? रामकिशोर, बहुत ही बढ़िया। राहुल, प्रवीण, तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाता है फॉर दिस ग्रेट समराइजेशन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑलराइट, और हम लोग कंटिन्यू करें फंडामेंटल राइट्स, और हम लोगों ने आर्टिकल 14 कर लिया था। पहले बात तो जो लोग नए नए अभी अभी ज्वाइन किए उन सब के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्वागत, सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। और यहाँ इस क्लासेस को फॉलो करने के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कायदे है, कानून है। प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 times each, especially if you're joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. Read NCERT books class 6 to 12, continue reading Lakshmikant, read newspapers The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt session, तो कृपा करके यहाँ पे डाउट्स मत पूछिए। Maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. कोशिश करो कमेंट ही मत करो। ओके, सो 3 कमेंट किया करो। समझ में आया? यस। समझ में नहीं आया? नो। और तीसरा, सर यू आर द बेस्ट। अच्छा, चौथा किया ही मत करो। सर ये सही है, आप सर रशिया के प्रेसिडेंट बन ही जाओ। ओके, सो यू मे बी, ना यू विल बी, यू शैल बी ब्लॉक फॉर दिस एक्शन। जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, देखो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जो तुम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, उसे एड वर्बाटिम तुम्हारे नोटबुक में उतारना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, सर हमें जो समझ में आता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा मान के चलोगे तो कुछ समझ में आएगा। ओके, बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम, बीइंग लेट फॉर द क्लास विल एडवर्सली अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। ना तो मैं क्वींस इंग्लिश, बहुत ही खतरनाक शेक्सपियरियन इंग्लिश यूज करूंगा, ना मैं अमिताभ बच्चन साहब वाली हिंदी यूज करूंगा, समवेयर इन द मिडिल होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही हिंदी ना आता है तो, और बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आता है, तो कृपा करके अनअकैडमी के उन एजुकेटर्स की क्लास अटेंड कीजिए जो प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज और टीचिंग। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, मेरा नाम से सर्च करिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर में मैं लिंक शेयर कर दूंगा और तुम्हें मिल जाएगा। उसमें 25,000 लोग हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा वही ग्रुप है। ओके, या और एक अनअकैडमी ऐप को भी तुम लोग डाउनलोड कर लो, वो बहुत काम कर, वो अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कल कौन सी क्लास है, परसों कौन सी क्लास है, अगला कोर्स कौन सा है, वो फला फला। ज्यादातर ध्यान अपना पढ़ाई पे लगाओ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट कौन क्या क्यों कैसे कर रहा है। इसको बहुत सीरियसली लो, दैट इज व्हाट आई वुड से। ये सब बातें होती रहती है, जो इन सब चीजों में पड़े रहेगा वो क्या पढ़ाई करेगा। सो फटाफट ध्यान करो पढ़ाई पर, बी वेरी वेरी सीरियस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। कल हमने आर्टिकल 14 खत्म कर दिया था। जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया है उन्होंने अपने साथ बहुत बड़ा गुनाह अजीम किया है, बिकॉज वो रिवाइज किए बिना सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। किया है कि नहीं किया है सर? रिवाइज किया सर। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सर। हम बहुत अच्छे बच्चे, हमने सब लिखा है। ओके, तो इसी खुशी में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 15 में। एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, एवरीवन पे अटेंशन, फुल अटेंशन ओवर हियर। ऐसे सोचो कि ये जिंदगी का पहला और आखिरी मौका है टू क्रैक दिस एग्जाम। और मैं तुम्हें करीब करीब ये यकीन दिला सकता हूँ कि पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन में, ओके, एज वेल एज पीएसआईआर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा अगर जो मैंने तुमसे पढ़ा दिया और तुमने उसको समझ लिया तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ओके, मेरा काम है समझाना। ओके, तो लोगों का क्या है, लोगों का तो टाइम पास करने का टाइम है। 10 लाख लोगों में से 9 लाख लोग ऐसे हैं जो स्कूल लेवल एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, यूपीएससी क्या करेंगे। तो तुम लोग अपने आप को बेटर प्रिपेयर करो और अपना करियर बनाओ। और ये करियर भी नहीं बेटा, ये जिंदगी चेंज कर देगा। ये डीएनए चेंजिंग एग्जामिनेशन है। इसके बाद तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा देश कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कल आपने देखा होगा, ओके, ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के साथ सारे के सारे जो आईएएस के 20 टॉपर्स है वो लोग खड़े थे। क्या सॉलिड ऑफिस है, क्या लगता है यार। और अपने आप को चेंज करने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। सो हमने किया था सर राइट्स ऑफ इक्वालिटी। और राइट्स ऑफ इक्वालिटी हम लोग जब समझ रहे थे तो हमने पहला इक्वालिटी जो समझा वो समझा आर्टिकल 14 में। और वो आर्टिकल 14 में लॉ की नजरों में, किसकी नजरों में सर? लॉ की नजरों में, इक्वालिटी बिफोर लॉ की नजरों में, आंखें, ओके, के लिए हमने इक्वालिटी पढ़ ली। फिर हमने आर्टिकल 14 में सब कुछ पढ़ लिया था सर।
कि हमारे पास था स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें पर्सन वर्ड यूज किया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबको याद आ रहा होगा, अगर तुम्हें बिल्कुल आंखों के सामने से ये स्टोरी नहीं जा रही है तो तुमने ठीक से नहीं देखा, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ओके, ये तुम्हारा ऑडियो मेमोरी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी विजुअल मेमोरी हो जानी चाहिए। जैसे हम लोग को पिक्चर देखते ही याद आ जाता है ना कि ये शाहरुख था, ये सलमान था, ये सैफ था, वैसे तुमको ये पिक्चर एकदम क्लियरली दिख जानी चाहिए। रटना पड़ गया तो क्या फायदा हुआ। ओके, उसी तरह से सर हमने इसमें एक्सेप्शंस भी किया था। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एक तरह की एक्सेप्शन है सर इसमें। फिर हमने सर इसमें ये भी देखा था कि आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को ऑफिशियल एक्शंस में इम्यूनिटी देती है, वो भी इसके एक्सेप्शन है। मिलिट्री ऑफिसर्स को भी इसमें एक्सेप्शन मिला हुआ है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 2-3 कीवर्ड्स इसमें याद रख लेना जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक याद रखना, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तुमने बहुत सुना होगा, आजकल बड़ी खबरों में आ रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, क्या ये अलाउड है? हाँ सर, बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आता है। सर स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है सर। क्यों? ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आता है। एक बात बार 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 अपने आप को याद दिलाना, ये सिर्फ लॉ की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है सर? लॉ की बातें हो रही है, कानून की बात हो रही है। Are you understanding? Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Prevention of Atrocities Act 1989, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो क्या यूज कर रहा था सर? वो यूज कर रहा था रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सर रीजनेबल काय को लिखा? सीधा सीधा क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। नादान परिंदो, रीजनेबल वर्ड जरूरी है बिकॉज हमें चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। क्या चाहिए सर हमको? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 14 का दो कॉन्सेप्ट, हमें रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, एविडाइसी का कॉन्सेप्ट था, और इंग्लिश लॉ ने हमको ये दिया था। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो समराइजेशन हो गया, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो मैंने बाबा साहब को फोन किया सुबह सुबह, अपने बाबा साहब को तकलीफ थी। मैंने कहा गुरुदेव चरण स्पर्श। तो बोले हाँ सिद्धार्थ, आज क्यों आया तू? मैंने कहा बाबा साहब एक प्रॉब्लम है, लॉ में तो अपन को समझ में आ गया, ओके, क्या कोई और भी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? तो बाबा साहब बोले हाँ बेटा, लॉ के नजरों में लीगल इक्वालिटी तो मैंने दे दी। मैंने क्या दे दी सर? लीगल इक्वालिटी तो मैंने दे दी, लेकिन ये लीगल इक्वालिटी के बाहर, अदालतों के बाहर भी ना सिद्धार्थ, एक पूरी दुनिया है। और ये पूरी दुनिया ऐसी है जो कि बड़ी सैडली इंडियन सोसाइटी का हाल ऐसा है कि इसमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि इक्वालिटी तो दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बाबा साहब, कौन सी डिस्क्रिमिनेशन को आप रोकोगे? लाइन पकड़ो बेटा, वर्ड पकड़ो। मैं एक भी वर्ड बिना मतलब से नहीं बोलता, मेरी लैंग्वेज समझो। ओके, आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन। अगर मैंने यस की जगह हाँ बोला है तो उसका कुछ और मतलब है, नो की जगह ना बोला है तो उसका कोई और मतलब है। लाइन सुनो, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला कौन सी डिस्क्रिमिनेशन आप रोकोगे। इन अदर वर्ड्स, सारी मैंने बोला कौन सी डिस्क्रिमिनेशन आप रोकोगे। इन अदर वर्ड्स, सारी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रोका जा रहा, ऑल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रोका जा रहा, सर्टन डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा रहा है। कौन सी डिस्क्रिमिनेशन रोका जा रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली ऑफ, क्या सर? ओनली ऑफ। बेटा नजरें पक्की करो, आई वांट द डेविल लाइज इन द डिटेल। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कौन सी डिस्क्रिमिनेशन रोकी जा रही है? जल्दी बोलो सर, जल्दी बोलो, कौन सी डिस्क्रिमिनेशन रोकी जा रही है सर? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सबने याद कर लिया? तो कितने ग्राउंड्स हो गए सर? 1, 2, 3, 4 and 5. Are you understanding this or not? So religion, race, caste, sex, place of birth और any of them पे। तो बाबा साहब ने बोला सिद्धार्थ ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं बाबा साहब आपको पता, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। तो बाबा साहब ने बोला सिद्धार्थ, जब भगवान ने हमको जमीन पे भेजा था ना, तो सबको एक नजर से, एक इक्वालिटी से भेजा गया था। तो अब मैं स्टेट को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? द स्टेट शैल, ओए होए होए सर, मेरे को समझ में आ गया बाबा साहब, नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि सर ये भी नेगेटिव लैंग्वेज में।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर आर्टिकल 15 भी नेगेटिव है, आर्टिकल 14 भी नेगेटिव था, लेकिन एक फर्क है, आर्टिकल 14 पर्सन के लिए था, हाँ ये पर्सन के लिए नहीं है, ये सिटीजन्स के लिए। सर मेरे को टेलीफोन नंबर याद है, टेलीफोन नंबर क्या है बाबा? ट्रुंग 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 ट्रुंग। अरे टेलीफोन नंबर लिखो, ट्रुंग ट्रुंग। सर रॉन्ग नंबर आ रहा है, अरे टेलीफोन नंबर लिखो। टेलीफोन नंबर क्या है बाबा? वेरी गुड खुशबू, बहुत ही बढ़िया। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30, वेरी गुड। तो ये टेलीफोन नंबर तुम रिलायंस जियो से मिलाओगे तो तुम्हें वो सारे सिटीजन, वो सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर बाकी आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। पल्ले पड़ गया? नहीं पल्ले पड़ा? बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। मैंने कहा बाबा साहब मेरे को समझ में आ गया, सबसे पहले क्या है? स्टेट, फिर क्या है? शैल नॉट, ये हो गया नेगेटिव। दूसरा, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन एंड ओनली ऑन 5 ग्राउंड्स: रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन पर आर्टिकल 15 इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने एक ना घर में ना स्विमिंग पूल बना दिया। ओए होए, वेरी गुड, क्या बात कर रहे हो सर, स्विमिंग पूल? ओके। तो स्विमिंग पूल जब मैंने बनाया तो मेरे पड़ोसी बोला, सिद्धार्थ, मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू आ गया सुबह सुबह? बोला मेरे को भी इसमें एक डिप मारने का है। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने दरवाजा बंद किया हुआ। बोला हो, तूने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, तूने मेरे को स्विमिंग पूल में आने नहीं दिया। मैंने कहा नादान परिंदे, ओके स्टेट के पास जाके रो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं रोते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं रोते, ये मेरा है स्विमिंग पूल, मैं नहीं अलाउ करता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द लैंग्वेज हियर इज द स्टेट पर इन्वॉल्व है। तो बाबा साहब ने इसको एब्सोल्युटली क्लियर किया। बाबा साहब ने एग्जांपल्स दिए, उन्होंने बोला no citizen shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability or restriction। 3 वर्ड्स याद रखना, disability, liability और restriction। तो बाबा साहब ने उसके एग्जाम्पल दे दिए। कैसे? कि तुम किसी दुकान में, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड स्पेस प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने इतना क्लियरली लिखा है कि यार दिल खुश हो गया। मतलब उन्होंने इसे क्लैरिफाई किया that that place must be maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। या तो वो जगह कंप्लीटली स्टेट ने अपने फंडिंग से किया है, या फिर वो स्टेट के काबू में वो जगह आ गई है और फिर उन्होंने उसे डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक पब्लिक प्लेस है। जैसे तुम्हें मालूम होगा बहुत सारे पुराने महल, किले, इन सारी चीजों को यू नो स्टेट में होटल में या आश्रमों में कन्वर्ट कर दिया। तो या तो वो जगह हो या तो ये जगह हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैंने अपने पड़ोसी को बोला, चले फिटे मुंह, हद हो गया, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर नहीं आने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So Article 15 is not applicable on private property. Are you understanding this? और सबको समझ में आया? सर एक बात बताओ, क्या हुआ है मालूम है सर? क्या हुआ है? बड़ा मेजर ट्रेजेडी हो गई। क्या हो गया सर? मैं ना सर पूरे साल मैंने ना सर बुलेट ना, ओए होए मेरी बुलेट है, बुलेट जांदी है छलंद मारदी, मैनू याद आए मेरे यार। मैं पूरे साल सब बुलेट चलाई सर, और लाउड चला के स्पीकर, मतलब स्पीकर फाड़ दिया सब, म्यूजिक, साडी पार्टी नहीं खत्म हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी सर, ये ऋषभ है ना, ऋषभ, हाँ ये पूरे साल पढ़ रहा था सर। शुभम भी पूरे साल पढ़ रहा था, श्रुति पूरे साल पढ़ रही थी, साक्षी पूरे साल पढ़ रही थी। ये लोग पढ़ रहे थे और ये लोग ना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया और ये लोग पास हो गए। फिर जब पास हो गए फिर ये लोग मसूरी पहुंच गए, लबासना पहुंच गए। फिर सब लोगों ने बोला ये आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उस दिन मेरे को याद आया, ओए होए मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग ट्रीटमेंट होता है ना सर, अलग ट्रीटमेंट। हमारे साथ अलग ट्रीटमेंट हो गया। मैं तो सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मैंने कहा माय लॉर्ड, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेरे को आईएएस ऑफिसर मुझे भी बनना था, इनको बना दिया, मुझे नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तेरे को थप्पड़ नहीं मारा? हाँ तो ये थप्पड़ क्यों मारेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेरे को थप्पड़ मारना चाहिए था। क्यों? तेरे को इतना नालायक है, तेरे को इतना नहीं मालूम है? एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। क्या मैंने बोला?
एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। सब लोग लिखेंगे एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। मतलब डिस्क्रिमिनेशन केवल वो डिस्क्रिमिनेशन है जो रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के बेसिस पे होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है कि तुम्हारा रिलीजन कुछ और है या रेस कुछ और है या कैस्ट कुछ और है या जेंडर कुछ और है, तो सिर्फ तो तुमको हम डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन सब फंडामेंटल राइट्स के साथ एक लाइन रखना, नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। जैसे आर्टिकल 17 को कुछ हद तक एक्सेप्शन माना जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, no fundamental right is an absolute right. In other words, there can be reasonable restrictions on any of them. Are you understanding? तो जैसे कुछ ऐसा काम होगा, ओके, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस मिल जाए जो अभी आपको बाद में दिखाई देंगे, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फंडामेंटल राइट चले गए। फंडामेंटल राइट वही है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड राइट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? लैंग्वेज समझ रहे हो? नोट्स बन रहे? सर नोट्स नहीं बन रहे सर, आज ज्योतिषी ने बोला है आज ना नोट्स नहीं बना, मेहनत करना बंद कर। तो आज हम सुबह से स्ट्राइक पे। तो अभी तुम ये कर लोगे ना तो तुम हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, सबको समझ में आ गया? ये सुनो, आगे चलते हैं। तो रुकना मत सर, हमने सर 1000 पेन ऑर्डर किए और 500 रजिस्टर्स, ओके, हम पूरा भर देंगे, इतना भी मत लिखना। ओके, सो आर्टिकल 15 सेज द स्टेट, सबसे कीवर्ड स्टेट, फिर नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। फिर लिखे देयर शैल बी नो डिसेबिलिटी, नो लायबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में, ये लिखा है 15 सब क्लॉज 2 में। फिर बाबा साहब ने इसमें एग्जांपल्स भी दे दिए, एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। फिर इधर लिखा है वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, public resort, any other places which is maintained partially out of the state funds or has been dedicated for public use. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं है? सबको समझ आया या नहीं समझ? बड़ा आसान, दुनिया का सबसे आसान काम मालूम है क्या है? हाँ सर, क्या दुनिया का सबसे आसान काम क्या मालूम है क्या सर? सबसे आसान काम है अपनी गलतियों को के ऊपर पर्दा डालना। क्या बात कर रहे हो सर? यस, सबसे आसान काम है। ओके, सबसे आसान काम हमने तो किया ही नहीं, और देखो ही मत उस तरफ जहां पर तुम्हारी गलती दिख रही हो। सबसे आसान काम, सबसे कन्वीनियंट है। हाँ सर, और सबसे मुश्किल काम यह है कि अपनी गलतियों को आंखों के बिल्कुल उसकी गलतियों को ऐसा आंखों में डाल के देखे और बोले गलती, ओ मेरी गलती, सॉरी यार। आर यू अंडरस्टैंड? दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है पश्चाताप। ओके, सबसे कठिन काम है रेमेडी, सबसे कठिन काम है फेस योर मिस्टेक्स। दुनिया का सबसे मुश्किल काम। सर ये आप क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी ही सोसाइटी की गलतियां थी। हाँ सर, हमारी ही सोसाइटी की गलतियां थी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हाँ सर, हमारी ही सोसाइटी की गलतियां थी, ऊपर से नहीं आया था, बाहर से नहीं आया था, हमने किए थे। हजारों साल से धीरे धीरे हमने रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम पर हमने डिस्क्रिमिनेशन किया था। हाँ सर किया था। बाबा साहेब चाहते तो बड़े कन्वीनियंटली इन पर पर्दा डालते। कैसे? कुछ मेंशन ही मत करो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने आप ठीक हो जाएगा सर, होना होगा ठीक होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बाबा साहेब वैसे थोड़ा थे। बाबा साहेब दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी में से एक थे, क्योंकि उनका कॉन्शियस जिंदा था, उनका जमीर जिंदा था। उन्होंने आंखों में आंखें डाली, सॉरी बोला और बोला आज के बाद ये मैं नहीं होने दूंगा। जब तुमने बोला आज के बाद ये नहीं होने दूंगा, तो डू यू रियलाइज कि एक तरह से आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये पहले हो रहा था। हाँ सर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस और नो? ऐसा पढ़ते पॉलिटी, तुमने कभी सोचा था कि एक पैराग्राफ में कितनी विजडम है? तो इसीलिए आर्टिकल 15 को
कॉन्शियंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स बोला जाता है, जो अंतरात्मा से आवाज आई। दिस वाज द कॉन्शियंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चाहता, अगर मेरे जैसा बंदा बना रहा होता, मैं तो बोलता भैया पर्दा डाल दो, किसी को पता ही ना चले। लेकिन वो बाबा साहब थे, बाबा साहब ने बोला जब तक मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा तब तक मैं उसको रेमेडी नहीं कर सकता। और आज मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मेरी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा तब तक मैं रेमेडी नहीं करूंगा। हेंस आर्टिकल 15 को बोला जाता है कॉन्शियस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा रटने की चीज नहीं है। सिमरन हैप्पी बर्थडे। सिमरन की तरफ से आज पार्टी है, आज चाय पिलाई जाएगी सबको, हद हो गई। ओके, बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। वो बोल रहा बस चाय। बेटा जिसको जो चीज चाहिए होती है वही होती है बस चाय। साहब मैं तो 4 बार धरने पर बैठ गया हूँ, ओके, 3 बार मैंने आमरण अनशन किया है, तो मेरे घर वाले ने बोला आमरण हो चाहे जा मरण हो, चाय नहीं मिलनी। मैं कहा ठीक है। ऑलराइट, सबको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो एक हो गया 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2। और अब ये व्हाइट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 15 सब क्लॉज 3। तुम्हें वो याद है वो दीवार? हाँ सर दीवार तो याद है भाई, दीवार हमको याद है। तुम्हें याद है कि नहीं दीवार? अरे हाँ सर, ये दीवार सर अमर हो गई। एक बर्लिन वॉल थी, एक सिडलाई वॉल है, ओके। ये दीवार थी, उस साइड पे मैच चल रहा था, सबको याद है कि नहीं? हाँ सर। एक 6 फुट का बंदा था, वो आराम से खड़े होकर देख रहा था। एक 4 फुट का बंदा था, उसको मदद चाहिए थी 2 फुट की। एक व्हीलचेयर पे बंदा था, उसको पूरी 6 फुट की मदद थी। सबको याद आ रहा है कि नहीं ये सब? ऐसा जैसा लॉ में है ना मेरे बच्चे, वैसा ही सोसाइटी में भी है। तो सोच के चलो कैसे सर। तो मैं तुमको टाइमलाइन दिखा दूं, थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा, ऑब्जर्व करो। सब्जेक्ट तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ओके। तुम किसी हल्के फुल्के से पढ़ रहे होते तो तुम्हें हल्के फुल्के रट के चले जाते। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। लेट्स गेट आउट ऑफ दीस सेशंस एजुकेटेड, लेट्स गेट आउट ऑफ दीस सेशंस बिगर देन व्हाट यू वर, ओके। रटना क्या, मैं तो स्टडी मटेरियल दे दूं, अनअकैडमी ने भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता? उससे नहीं होता। समझो, लेट द सब्जेक्ट गेट इनटू योर बॉडी, इनटू योर आत्मा। तुम अगली बार कोई चीज होते हुए देखो तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए। ये सोशल डॉक्यूमेंट है बेटा, ये फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है, ये शायराना है, ये फिलोसफी है, ओके। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। सो मैं अकेला ही चला था, जानिब मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नहीं सर, अकेले नहीं चले थे, हम सब साथ चले थे। तो हमारे साथ मेल एंड फीमेल, ओके, साथ में चले। तो सोसाइटी में ये कब से बड़ी पुरानी बात है, अच्छा अजल, यू नो, टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले, ओके, हजारों साल पहले हम सब शायद साथ में चले थे। ये सर एडम एंड ईव समझ लो, जो मर्जी समझना समझ लो। साथ में चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए सर। फिर धीरे 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 तुमने विमेन को सप्रेस करके पीछे छोड़ दिया। सर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ बेटा डिस्क्रिमिनेशन। फिर मैन आगे चलते गए विमेन बेचारी पीछे रहती गई। तो अब क्या हुआ सर? सर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से विमेन पीछे छूट गई है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। विमेन पीछे छूटनी चाहिए नहीं थी, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, तुमने उसको पीछे छोड़ा। हाँ सर। सर जितने भी आप जब भी ऐसा बोलते हो ना, तो जितने भी वो पुरुष वाले होते हैं ना, वो बड़े आपके खिलाफ रिएक्शन करते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि कांग्रेचुलेशंस, इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, जब जो टॉपर्स में से 3 लेडीज आई थी, जो मेरे खिलाफ यू नो प्रोपोगेंडा हुआ है ना, ओए होए सर, इसका मतलब है कि इंडिया वाज नॉट इन सेफ हैंड्स बिफोर दिस। मैंने कहा नादान परिंदो, हो क्या गया? मतलब इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों यार? ओके, विमेन अगर राइज करेंगी ना तो अच्छा ही रहेगा, ओके। बिकॉज नॉट बिकॉज विमेन राइज करेगी तो मेल्स हारेंगे, विमेन राइज करेगी तो 50% ऑफ इंडिया, जिसको अभी तक अनटैप्ड है ना, वो भी राइज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम फिर भी आपके खिलाफ चिल्लाएंगे, हमने धरना दिया जंतर मंतर पे आपके खिलाफ, ओके। आपने कैसे विमेन को सपोर्ट कर दिया? ओके, नेवर माइंड। सो हमारी गलतियों की वजह से विमेन पीछे छूट गई। सिमिलरली बच्चों के राइट्स, बच्चों को तो हम लोगों ने ऐसा हाल करके रखा है ना बेचारों को, ओके। बच्चों को थैंकफुली अभी तो लॉस पास हो गए, पहले तो सर्वेंट्स की तरह यूज किए जाते थे, ओके, चीप लेबर की तरह यूज किया जाता था। कोई राइट्स नहीं है, बच्चा हो गया थप्पड़ पड़ाट बाहर निकल, ये बहुत बुरा होता था। सो बच्चों को भी हमने पीछे छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ सर? फिर तो मैन के पास कितनी पावर हो गई? मैन के पास हो गई 100। वुमेन के पास कितनी पावर हो गई? वुमेन के पास हो गई 40। बच्चे के पास कितनी पावर हो गई? बच्चे की पावर हो गई 25। ऐसे मान के चलो। फिर क्या हुआ? फिर आ गया 1950। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल। 1950 आते ही हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ। तो सब लोगों ने क्या चिल्लाया? सब लोगों ने चिल्लाया इक्वालिटी,
इक्वालिटी, इक्वालिटी, सबको इक्वल पावर मिलेगी, सबको इक्वल पावर मिलेगी। तो बाबा साहब ने बोला ठीक है ठीक है, अब सबको इक्वल पावर मिलेगी 100। बोले हाँ 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 ठीक है बाबा साहब ठीक है, हमको भी 100 दे दो, हमको इनको भी 100 दे दो और इनको भी 100 दे दो। ओके इक्वल, ओके, और एक और 100 आ गया तो तुम्हारे 200 हो गए। जो तुमने विमेन को 40 पे पीछे डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, उस बेचारी को 100 आज दूंगा तो 140 ही होगा, और बच्चों को तो बेचारे को नोनू को 125 ही होगा। तो बोले हाँ इक्वालिटी। तो बाबा साहब ने बोला नो मेरा बच्चा, कॉम्पेंसेशन होगी। क्या होगी? कॉम्पेंसेशन होगी। बात समझ में आ रहा है या नहीं? कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। ये जो तुमने 60 कम दिया हुआ है ना, ये आज उनको मिलेगा। ये जो कम मिला हुआ 75 है ना, ये आज मिलेगा। बिकॉज हम इक्वालिटी करते नहीं हैं, हम इक्वालिटी अचीव करते हैं। बिकॉज हम इक्वालिटी करते नहीं हैं, हम इक्वालिटी अचीव करते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। इसीलिए बाबा साहेब ने लिखा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, nothing in this article shall prevent the state from making special provision for women and children। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव एक्शन और अफर्मेटिव एक्शन। तो क्या स्टेट विमेन को स्पेशल प्रोविजन दे सकती है? यस। चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन दे सकती है? यस। लेडीज की स्कूल की कॉलेज की फीस माफ कर सकती है? यस। उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन कर सकती है? यस। उनके लिए स्पेशल कॉलेजेस बन सकते हैं? Yes, and so on and so forth. Are you understanding this or not? इसलिए लाइन क्या है? लाइन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, और वो इंटरेस्टिंग लाइन है एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। क्या मैंने बोला? एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पॉजिटिव एक्शन अलाउड है किसके फेवर में? विमेन एंड चिल्ड्रन। समझ कि नहीं समझ लो? सबको अभी 3 सब क्लॉजेस पढ़ा है मैंने तुमको। ओके सर, सबको समझोगे नहीं? इक्वालिटी इज गारंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Hence Article 15 subclause 3 authorizing special provision for women and children acquires a special focus. This article puts what is called as protective discrimination. It is a recognition. Are you understanding? It is a recognition of the deeply entrenched discrimination of women prevailing in Indian society and the vital need of society to protect children from exploitation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Are you understand? Of women prevailing in Indian society and the vital need of society to protect children from exploitation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे ना तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तुमने देखा है, यूर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारे यहाँ पे देखा है। सो विमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो दे आर साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। इसलिए हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया। बड़ा शर्म की बात है कि हम वो देश है जहां पर हमने फीमेल फॉर्म को प्रार्थना की है, हमने फीमेल फॉर्म की के लिए व्रत रखते हैं, नवरात्रि रखते हैं, लेकिन हमारे घरों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देखने को आया। सो मच सो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमको पास करना पड़ा। क्यों पास करना पड़ा सर? क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 अलाउ करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल बी एब्सोल्युटली इग्नोरिंग दिस पार्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ये, जब तक हम अपना सोशल सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सो व्हाट डिड बाबा साहब से? He said, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is full of inequality, discrimination and other things which conflict with our fundamental rights. जब तक तुम सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं बदलोगे, कायद का कागज खराब करो। Are you understanding this or not? So उनके खुद के वर्ड से, let no one however say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not. My philosophy has roots in religion and not in political science. तो जब तुम रिलीजन वर्ड यूज करते हो ना, तो रिलीजन मत समझो इसको। रिलीजन मतलब
जरूरी नहीं होता एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स। रिलीजन ह्यूमंस का ह्यूमंस की तरफ है। ओके अगर हम एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो रिलीजन रिलीजन नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो दिस इज आर्टिकल 15 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन सारी चीजों को डिस्टिंग्विश करें। हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, वी मस्ट क्रिएट इक्वालिटी। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये तुम्हें केस मालूम होना चाहिए। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 की ये जजमेंट में ट्रांसजेंडर्स को, तो प्लीज वर्ड क्या था? रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स। तो ट्रांसजेंडर्स को, थर्ड सेक्स की जेंडर्स को, ट्रांसजेंडर्स को, तो प्लीज वर्ड क्या था? रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स। तो ट्रांसजेंडर्स को थर्ड सेक्स की रिकॉग्निशन दी गई। क्यों दी गई? आर्टिकल 15 की वजह से दी गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 इन द आईज ऑफ लॉ एज वेल एज इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, आपको ट्रांसजेंडर्स को इक्वालिटी देना बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज द लॉ और उसकी वजह से पास हुआ था द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स बिल इन 2019। तुम सोच रहे थे कहां से कहां मैं तुमको एक्सटेंड कर गया। यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स बन रहे कि नहीं, कैसे कनेक्ट करना होता है। रटने का थोड़ा टॉपिक है ये, टू कनेक्ट। ये जो पॉलिटी होती है ना, ये संज्ञा नहीं होती, ये क्रिया होती है, ये नाउन नहीं होती, ये वर्ब होती है। यू हैव टू सी, ये राज व्यवस्था है, कैसे हम आर्टिकल 15 को यूज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो दिस इज हाउ वी हैव बीन यूजिंग इट, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, और इस तरह से हमारी इक्विटी होती है। तो हमारे यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ पर इक्विटी है। पल्ले पड़ रहा है या नहीं? दीवार देखिए मेरी। ओहो, everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा। ओके अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा। कैसा ख्याल? तो मेरे पापा मेरे को ऐसा बोलते थे, मेरे को जब मैं पापा को बोलता था ना कि पापा मैं ना स्कूल में जा रहा हूँ, ओके, तो मेरे स्कूल में ना, मेरे स्कूल के में ना, मैं अपनी क्लासरूम में सबसे छोटा था, मतलब अपनी क्लास में सबसे छोटा था। मेरे थोड़े एडमिशन का लफड़ा हो गया, तो सब लोग मुझसे करीब करीब एक साल बड़े थे, तो सब एक साल में काफी स्ट्रांग हो जाते लोग। तो वो लोग फुटबॉल खेलते थे ना, तो ऐसा फुटबॉल खेले, ओए होए, एक दूसरे को पटक रहे, पीट रहे, धमाके मार रहे, पुशिंग कर रहे, ये कर। तो मैं तो साइड में खड़े होके ना ऐसे सबको ना ऐसे खड़े होके बोलता, आ वाह वाह, ओए होए, गोल कर दे, गोल कर दे। तो एक दिन मेरे पापा ने देख लिया, तो मेरे पापा ने देखा, बोला तू कर क्या रहे यहाँ पे? मैंने कहा मैं ही बॉल जैसा बन जाऊंगा। तो मेरे पापा ने बोला अच्छा फुटबॉल खेले। तो मैं बोले तू खुद क्यों नहीं खेला? मैंने कहा पापा सब मुझसे एक एक साल बड़े, पकड़ के पीट देंगे मेरे को फुटबॉल में, ओके मैं ही बॉल जैसा बन जाऊंगा। तो मेरे पापा ने बोला, कोच को बुलाया और कोच को बोला कि कल से अगर मेरा बेटा फील्ड के बाहर दिखाई दिया ना, तो तुझसे मैं अकेले में बात करूंगा। उसके बाद कोच ने ना मेरे को परमानेंटली अंदर बिठा दिया। बहुत पिटा सर, मैं बहुत पिटा। ओके उससे ये फायदा तो हो गया कि मुझे लड़ना आ गया, लेकिन ये भी फायदा नुकसान हो गया कि मुझे फुटबॉल कभी नहीं आया। आई यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैं सारा टाइम लड़ने लड़ाने में और बचने बचाने में निकल गया। तो पापा ने मुझे स्ट्रांग तो बना दिया, लेकिन फुटबॉलर नहीं बना पाए। बाबा साहब ये नहीं कर रहे थे। बाबा साहब बोले कि सिद्धार्थ अभी तू तैयार नहीं है। मैंने कहा कौन तैयार नहीं है बाबा साहब? बोले विमेन अभी रेडी नहीं है, चिल्ड्रन अभी रेडी नहीं है, मैं इनको थोड़े दिनों के लिए स्पेशल प्रोविजन देना चाहता हूं। वो थोड़े दिन क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये धीरे 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 जब रेडी हो जाएंगे ना, कि ये मेन को जो कि ऑलरेडी 100 नंबर पे थे, मैं इनको वहां तक के लिए रेडी करना चाहता हूं। मैं इसको परमानेंटली अलग नहीं करना चाहता, मैं इनको रेडी करना चाहता हूं। मैंने कहा बाबा साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को डिफेंसिव सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सर इस कॉन्सेप्ट को डिफेंसिव सेपरेशन बोलते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड सर? सर इट इज कॉल्ड एज डिफेंसिव सेपरेशन। तो चाहे विमेन हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी पर आपको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं? इसको डिफेंसिव सेपरेशन बोला जाता है। कि पहले जो कमजोर है, फॉर वट एवर रीजन कमजोर है, उसको पहले रेडी किया जाए, वो पहले उतना स्ट्रांग हो जाए कि वो फुटबॉल मैच के बीच में आ सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पापा ने तो मेरे को बोला बेटा तू रेडी हो या ना, चल लड़ ले। तो मैंने कहा पापा हद हो गई है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन मत लिखो। तो पापा ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। बाबा साहब ने बोला पहले इसको रेडी होना जरूरी है। So one of the essential strategies to which constitutional objectives like social and financial equity can be secured to the women, scheduled castes and scheduled tribes, is called as defensive separation. Defensive separation implies inclination given to weaker areas of the general public, including women. तो ये जब तुम तैयार होंगे तब हम तुमको भिड़ाएंगे, तब तक हम तुमको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन देंगे।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तब तक हम तुमको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन देंगे। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने जो तुम्हें बता दिया, तुम मेंस में भी लिख सकते हो। अगर तुम में से किसी ने लॉ ऑप्शनल लिया हुआ है ना, तो भी लिख सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर हमारे बीच में कोई लॉयर है, कोई है लॉयर हमारे बीच में, ये सर कोई लॉयर है, तो तुमको ये लॉ कॉलेजेस में भी पढ़ाया होगा ये, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। ओके, सो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और तुम्हें से कोई जुडिशरी के एग्जाम दे रहे तो भी तुम दे सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया ये सब? तो जो लोग लॉ स्टूडेंट्स होंगे वो लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे तो पता होगा डिफेंसिव सेपरेशन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाते हैं तो बेहोश हो जाता है आदमी। ओके, आगे चलते हैं। तो अब आर्टिकल 15 खत्म नहीं होके भी खत्म हो गया है। ये क्या बात हुई सर? हाँ, आर्टिकल 15 अभी खत्म हो गया है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट, क्योंकि आर्टिकल 15 का ओरिजिनल पार्ट खत्म हो गया। हाँ सर, अब तुम्हें पहले मैं कुछ रटवा देता हूं, फिर आगे समझा देता हूं। तो अब है 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज तो है ओके। सो 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 5 एंड 15 सब क्लॉज 6। ओके, पहले तो इसे रट लो। सर क्या रटना है? अरे रटो ना सबसे पहले। ओके, क्या रटना है? सो 15 सब क्लॉज 4 आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। 15 सब क्लॉज 5 आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से। और 15 सब क्लॉज 6 आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। पहले तो ये रट लो। ओके, मार्क्स आएंगे पहले पहले, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए तो आना चाहिए। सबने याद कर लिया? हाँ सर, याद आ गया। याद हो गया सर? इतनी जल्दी थोड़ा याद होता है यार। अब इसको समझो। तो एक कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ 1950 में। चलोगे? हाँ सर। चलो, चलोगे मेरे साथ? हाँ सर। आज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आज मेरी गाड़ी में बैठ। ओके सर। तो गाड़ी में बैठे, मेरे पास टाइम मशीन है ना, मेरे पास टाइम मशीन है, मैंने उसमें पेट्रोल डाला महंगे वाला। सो एक लेडी थी, उनका नाम था चंपकम डोराई राजन। क्या नाम था सर? चंपकम डोराई राजन। सबको समझ में आ रहा है? स्टोरी समझो बेटा, स्टोरी। अगर तुम्हें ये समझ आ गया, तुम्हारा एक बहुत मेजर हेडेक खत्म हो जाएगा। तो चंपकम डोराई राजन मैडम स्टेट ऑफ मद्रास में गए। सर स्टेट ऑफ मद्रास नहीं बोलते, तमिलनाडु बोलते बेटा, तब स्टेट ऑफ मद्रास ही बोलते थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो मद्रास गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशन ली। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में बोले कि ना एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा। तो मद्रास में बोला कि मेरे को ना एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का। ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने मैडम को बोला, मैडम चंपकम डोराई राजन, सॉरी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो चंपकम डोराई राजन मैडम बोली कैसी बातें करते हो आप, उनको दिखाई दे रही है, देखो खाली सीट है, खाली सीट है, वेकेंट सीट है, वेकेंट सीट है। तो बोले मैडम आप ना गलत जगह देख रहे हो। गवर्नमेंटल ऑर्डर ऑफ 1927, कौन सा सर? क्या मैंने बोला सर? जियो, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927 के अनुसार ये सीट रिजर्व्ड है। क्या है ये? रिजर्व्ड है। अच्छा, ये सीट्स रिजर्व्ड है फॉर अ पर्टिकुलर कैस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये सीट तुमको अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट अवेलेबल। तो चंपकम डोराई राजन ने ऐसे स्माइल करी, और चंपकम डोराई राजन ने बोला, अरे नादान परिंदो, ये 1927 का ऑर्डर है और हम 1950 में हैं, और 1950 1927 के बाद आया। सर ये भी आपके जैसा लॉजिक बोलती है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी पता है सर, ये भी आपके जैसे इंटेलिजेंट बात हो रही है। 1950 1927 के बाद आया। वेरी गुड सर। तो 1950 में अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका है। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 और 15 सब क्लॉज 2 बन चुका है। और अभी अभी सिद्धार्थ सर ने अन अकेडमी में पढ़ाया कि रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के बेसिस पर तुम नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। और मेरा बच्चा, इसका मतलब है ये अलाउड नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो। ओए होए,
वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। अब तुम्हें समझना है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या होती है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बोले तुम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे हो, आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा, तुम जाओ कोर्ट में जाओ। तो पहले ये मद्रास हाई कोर्ट गई और फिर ये चली गई टू द सुप्रीम कोर्ट। कहां चली गई सर? सुप्रीम कोर्ट। तो ये चली गई मैडम टू द सुप्रीम कोर्ट और वो केस बन गया द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराय राजन, जिसका फैसला आया 9 अप्रैल 1951 को। बात समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आया? सो हुआ क्या? तो सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दोराय राजन ने बोला कि माय लॉर्ड देयर इज अ प्रॉब्लम। बोले क्या? द प्रॉब्लम ये है कि मैं एडमिशन लेने गई थी, ये लोग बोले पर्टिकुलर गवर्नमेंटल ऑर्डर ऑफ 1927 है और गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927 के अनुसार सर्टेन सीट्स रिजर्व्ड है। फिर मैंने इनको आर्टिकल 15 दिखाया और आर्टिकल 15 के अनुसार हम रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो ये नल एंड वॉइड है। आपके पास तो माय लॉर्ड जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है। Any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges, contravenes anything in Part 3 of the Constitution should be described as ultra vires, should be declared as null and void, and should be struck down. Yes or no? Yes sir. ये हमने देखा हुआ। तो समय आ गया है कि आप जुडिशियल रिव्यू की पावर्स यूज कीजिए और इसको उड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जा, ठंड रख, ओके, लेट अस आस्क द ऑपोजिट पार्टी आल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया को बुला लिया जाए। तो यूनियन ऑफ इंडिया को बुलाया गया, नेहरू गवर्नमेंट का गवर्नमेंट थी, नेहरू गवर्नमेंट को बोला गया, नेहरू गवर्नमेंट तुम लोगों को क्या कहने का इसके बारे में? तो नेहरू गवर्नमेंट ने बोला कि माय लॉर्ड चंपकम दोराय राजन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है। अभी सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे तो सबको पता चलेगा कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी होता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 46 दिया हुआ है और आर्टिकल 46 के अनुसार हमें स्पेशली बोला गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए स्पेशल एफर्ट किए जाए। ओके, तो अगर हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल काम करना है तो हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो हमने रिजर्वेशन दिया है। अब आप बताओ, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह पर पार्ट 3 भी दिया हुआ है और पार्ट 4 भी दिया हुआ है। अगर मैं पार्ट 3 को मानता हूं तो पार्ट 4 बुरा मान जाता है, पार्ट 4 को मानता हूं तो पार्ट 3 बुरा मान जाता है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को हम समझ सकते हैं एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 इज अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 4 इज नॉट अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं कि आज ही नहीं, आज के बाद कभी भी, एनी टाइम, एवरी टाइम, whenever you see a conflict between part 3 and part 4, हमेशा part 3 जीतेगा। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? सो चंपकम दोराय राजन केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया दैट इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज पार्ट 3 विल विन। तो चंपकम दोराय राजन मैडम होगी खुश, नेहरू जी और यूनियन ऑफ इंडिया हो गए कंफ्यूज। तो नेहरू जी और यूनियन ऑफ इंडिया बोले ये क्या बात हुई, हमें तो रिजर्वेशन देना है ना, फिर हम कैसे दें? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैं रिजर्वेशन देता हूं तो आर्टिकल 15 वायोलेट होता है और वायोलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, लेकिन आप उनको रिजर्वेशन तो देना है। तो बाबा साहब के पास नेहरू जी गए, बाबा साहब के पास बोले भाई ये क्या लिख दिया है, अब क्या करूं मैं, बताओ। तो बाबा साहब ने बोला कैसी बातें कर रहे हो बाबा तुम, ओके, परेशान क्यों कर रहे हो, ये हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड कर देते। सो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया और यहां पर लिखा, इस लाइन को पूरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पूरी स्टोरी सुनाई दे जाएगी। It is laid down in Article 46 as a directive principles of state policy that the state should promote with special care the educational sections of the weaker sections of people and protect them from social injustice. In order that any special provision that the state may make for the educational, economic, or social advancement of any backward classes is not challenged on the ground of being discriminatory, we are proposing that Article 15 सब क्लॉज 3 को एक्सपैंड किया जाए। क्या किया जाए सर? 15 सब क्लॉज 3 क्या था? विमेन एंड चिल्ड्रन, इसको एक्सपैंड किया जाए। तो विमेन एंड चिल्ड्रन के इस पार्ट को एक्सपैंड करने के लिए एक डाला गया जिसे बोला जाता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। क्या डाला जाता है सर? 15 सब क्लॉज 4। 15 सब क्लॉज 4 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes
और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बात समझ में आ रहा है या नहीं? सो इट वाज ओनली आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन दे सकते थे। बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? सो बाकी 15 सब क्लॉज 5 एंड 15 सब क्लॉज 6 अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तब समझ में आएगा जब हम रिजर्वेशन को डिटेल में करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस सर। उसी तरह से जब हम आर्टिकल 16 को भी डिटेल में तब करेंगे जब हम रिजर्वेशन करेंगे, लेकिन एक लाइन हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो आर्टिकल 16 कुछ हद तक 15 से मिलता जुलता लगता है, लेकिन है नहीं। कुछ भी बोलो सर, है या नहीं है, अभी पता चलेगा। तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, एज आई टोल्ड यू हम 80, इसमें भी थोड़ा सा तुम याद कर सकते हो। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट, दैट equality of opportunity in matters of public employment. See, as I told you, ये रिजर्वेशन की बहुत बड़ी स्टोरी है। हम लोग इसको रिजर्वेशन कब 5-6 घंटे पढ़ते तो तब के बाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग आईएएस ऑफिसर्स क्यों बनना चाहते हो? तुम्हें एक क्वेश्चन बहुत बार आएगा इंटरव्यू में, पूछते हैं तुम आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? तो लोग ना कुछ भी आंसर दे देते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें ना देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तुरंत जो चेयरमैन साहब है या फिर बोर्ड है वो एक क्वेश्चन पूछता है, अच्छा तुम्हें समाज की सेवा करनी, तो ऐसे करो एनजीओ ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई समाज सेवी एसोसिएशन ज्वाइन कर लो, समाज सेवा कर लो, आईएएस ऑफिसर बनने की क्या जरूरत है? ज्यादातर लोग उस क्वेश्चन से ना तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऊपर देखने लगते हैं, बाजू देखने लगते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंसर दो, आंसर दो। एनजीओ बनकर ना तुम सेवा कर सकते हो, फैसले नहीं ले सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समाज सेवा करके तुम सेवा कर सकते हो, तुम सिपाही बन सकते हो, तुम सेवक बन सकते हो, लेकिन फैसले नहीं ले सकते। फैसले लेने के लिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। ऐसा आंसर दोगे ना, तुमको एग्जामिनर बोलेगा भाई अभी के चल बाबा, चल तेरे को मसूरी लेकर चलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोग ऐसा आंसर नहीं देते। बोलना कि मैं कैसे आंसर दूंगा, मैं कैसे फैसला लूंगा? जस्ट वन सेकंड। लोगों ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कभी। तो मैंने बहुतों को सिखाया, जब मैं मॉक इंटरव्यू होता, मैंने कहा जवाब दो, जवाब। ओके, बोर्ड को जवाब दो कि हम फैसले नहीं ले पाएंगे, मैं सेवा करूंगा, मेरे को जब तक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी तब तक क्या होगी। वैसे ही बाबा साहब ने बोला कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इनको मौका ही नहीं मिला कि ये फैसले ले पाए। और ये फैसले तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक ये यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होंगे। और वहां पर तुमको इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड देखो कि कितनी अच्छी तरह से बोला है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था मुझे ना भगवान ने ऊपर से इक्वल बना के भेजा। ओके, हाँ सर, एक्स इज इक्वल टू एक्स था, और स्टेट को बोला कि तुम ना इनइक्वालिटी मत कॉज कर बैठना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? रिमेंबर, नेगेटिव ड्यूटी थी आर्टिकल 14 में भी, आर्टिकल 15 में भी। लेकिन मुझे भगवान ने ऊपर से नौकरी करने के लिए इक्वालिटी देने की कोशिश नहीं की थी। भगवान को थोड़ा मालूम था कि मैं नौकरी करने वाला हूं। सो यहाँ पर उल्टी लाइन है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव लाइन है। यहाँ लिखा है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टेट को बोला गया है पॉजिटिव काम करो, टू गिव देम इक्वालिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज? लैंग्वेज समझ में आया या नहीं? पिछली बार बोला तुम इनइक्वालिटी मत कॉज करो, तो बोला कैसे इनइक्वालिटी नहीं कॉज करना है? तो बोला कि यहाँ पे ध्यान से देखना, वहां पे क्या था 15 में था सर रिलीजन, यहाँ पे भी है रिलीजन। वहां पे था रेस, यहाँ भी है रेस। वहां पे था कैस्ट, यहाँ पे भी है कैस्ट। वहां पे था सेक्स, यहाँ पे भी है सेक्स। वहां पे था प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी है प्लेस ऑफ बर्थ। सर यहाँ पर दो एक्स्ट्रा है, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो आर्टिकल 15 में देयर आर 5 रीजनेबल ग्राउंड्स जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन मना किया जा सकता है। रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर है रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
डिसेंट एंड प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? आर यू अंडरस्टैंड? तो मैं चाहूंगा कि तुम ये वाला फोटोग्राफ का एक 16 का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ताकि इसको हम फिर बाद में डिटेल में समझेंगे कि जब रिजर्वेशन करेंगे, बट तब तक तुम्हारा फैक्चुअल याद होना चाहिए। 85th अमेंडमेंट से आया, ओके, फिर 4B 81st से आया, ओके, और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 16(6) आया। तो इसको अभी के लिए सिर्फ रट लो, ओके, और जब हम रिजर्वेशन करेंगे तो हम आगे चलेंगे विद दिस मैटर। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। फिर मैं तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ओके, कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, जर्नल सिंह जजमेंट में क्या आया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बट वो फिर किसी और दिन। Everyone has understood this or not? Bringing us to Article 70. So हम rights to equality continue कर रहे हैं। हमारा 14, 15, 16 हो गया। Let's look at 70. बेटा, एक होता है गलती होना, एक होता है भयंकर गलती होना, एक होता है फेटल गलती होना, ओके। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक डिस्क्रिमिनेशन थी, दैट इज ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी सोसाइटी में, मतलब एक मैच्योर सोसाइटी है, एंशिएंट नॉलेज है, फिर हम कैसे एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किसी वजह से अनटचेबल हो। तो बाबा साहेब को इससे बहुत ज्यादा एतराज था, वो खुद भी इसके विक्टिम रहे थे। तो आर्टिकल 17 डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अगर दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अनटचेबिलिटी की वजह से इनइक्वालिटी हो जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक सिचुएशन हो नहीं सकती। सो आर्टिकल 17 दो तरीके से काम कर रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, मतलब सर एब्सोल्यूट आर्टिकल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स कर दिया गया। मतलब तुम फिजिकली किसी को अनटचेबल बिहेव करोगे तो भी मना है, ओके। कोई प्रमोशन करोगे, कोई जोक बनाओगे, कोई जेस्चर बनाओगे, कोई आर्टिकल लिखोगे फेवर में, सब कुछ मना है। इट इज एब्सोल्यूट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, खत्म। आर्टिकल 17 का एक सेकेंड फॉर्म भी है जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सुंदर सा एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको अप्रिशिएट करो। सर डायग्राम आप बना लो, अप्रिशिएट हम कर पाए ना कर पाए। अच्छा, स्टेट, एक साइड पर है स्टेट, एक साइड पे है इंडिविजुअल। हाँ सर, तो आर्टिकल 14 का लेना देना किससे है? सर आर्टिकल 14 का एक तरफ से लेना देना है स्टेट से और एक तरफ है इंडिविजुअल। तुम्हें क्या बोला था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि तुम्हारा लेना देना किससे है सर? स्टेट से। एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट? यस और नो? यस और नो? 15 में किससे लेना देना है सर? सर 15 में भी सर स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अदर। हाँ सर। 16 का किसके साथ लेना देना है सर? सर 16 का भी स्टेट का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 में। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो स्टेट और सिटीजन का है। हाँ सर, हाँ सर, फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट को और सिटीजन का ही होता है ना, इंडिविजुअल का। थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाओ। सपोज ये एक इंडिविजुअल है और इसके खिलाफ स्टेट ने इनइक्वालिटी कॉज की ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है सर। कैसी बातें कर दी सर, बिल्कुल अलाउड नहीं है, एब्सोल्युटली। अगर स्टेट ने कर दिया तो क्या करोगे? स्टेट ने अगर कर दिया, अपन सुप्रीम कोर्ट जाएगा सर, अपन हाई कोर्ट जाएगा सर, अपन वो ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराएगा सर, जुडिशियल रिव्यू यूज करेंगे। यस और नो? अरे यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनटचेबिलिटी हो सकता है कोई दूसरा इंडिविजुअली कर ले। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जरूरी थोड़ा ना कि स्टेट का ही लेना देना होगा, हो सकता है कोई और इंडिविजुअली कर ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? फिर कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट होना जाओगे, हाई कोर्ट होना जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो पुलिस स्टेशन जाके तुम दरोगा साहब को, एसएचओ साहब को क्या बोलोगे? सर दरोगा साहब को बोलोगे सर हमें अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है। तो पुलिस स्टेशन वाले क्या बोलेंगे? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ। नहीं 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 सर, वो तो नॉर्मल लॉ की किताब मांगेंगे कि हमें वो लॉ की किताब बताओ जिसमें ये पनिशेबल ऑफेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? तो एसएचओ साहब थोड़ा ना बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे,
एसएचओ साहब बोलेंगे बाबा अपन तो वो लॉ दिखा जिसमें मेरे को कार्रवाई करनी है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 17, इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 17 एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी लॉ की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक ऑर्डिनरी लॉ की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बिना पार्लियामेंट्री या फिर लेजिस्लेचर के लॉ के बिना ये आर्टिकल काम नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? पल्ले पड़ रहा है या? सो अब मैं आर्टिकल 17 की अगर लैंग्वेज पढ़ूंगा तो वो बोलेंगे अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन ओए होए सर एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. बात समझ में आई या नहीं आई? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? तो सर आपने कोई लॉ वो पास किया क्या? हाँ, कैसी बातें करो, हमने लॉ पास किया। तो हमने जो लॉ पास किया वो पहले था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। कौन सा था सर? पहले था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। अच्छा, तो ये क्या था? पहले उस लॉ का नाम क्या था सर? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। तो इसमें क्या लिखा है? पनिशमेंट फॉर एनफोर्सिंग रिलीजियस डिसेबिलिटीज हूएवर ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 में दिया हुआ था। फिर क्या हुआ सर? फिर हमको एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? कि ये ना बड़ा माइल्ड लॉ है। अच्छा, ये बड़ा माइल्ड लॉ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है। फिर हमने एक नया लॉ पास किया और वो बहुत ही पावरफुल लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। और इसमें लिखा है एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट। तो ये मैंने एक्चुअली YouTube पर वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको देख लो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, बट इतना अगर तुम्हें नहीं भी करने का दिल करे तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट अगर एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है तो तुम इसमें से देख सकते हो एट अ लेटर स्टेज। तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजंस क्या है, और फिर डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के इसमें इसको चैलेंज किया गया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तुम पढ़ा सकते हो। So this is the law, but for the limited purpose of Article 17, I think if you only know this much also that there is something called as Scheduled Caste, Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 2019। So ये सब कुछ तुमको इस लाइन को क्लैरिफाई करने के लिए हो जाएगा कि पहले it was a punishable offense under Protection of Civil Rights Act of 1955, now it is a punishable offense। ये रिपील हो गया, अब ये चोले का शो हो गया, ये लॉ इज गॉन। ओके, अब है Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989। So if anyone is disabled due to the practice of untouchability, he shall be punished under this law। पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood this one। तो आर्टिकल 17 बहुत बड़ी चीज है माय फ्रेंड। तो ये हमारे दो ग्रेट पर्सनालिटीज की, ये हमारे दो ग्रेट पर्सनालिटीज की पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी का लड़ाई का अंत था ये। सो इवन महात्मा गांधी यूज्ड टू से माय फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फाइट अगेंस्ट द इम्प्योर इनह्यूमैनिटी। फिर बाबा साहब ने अनाइलेशन ऑफ कास्ट पूरी बुक लिखी थी और वो पूरे चतुर्वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक वो पूरा सिचुएशन था जिससे द टू ग्रेट पर्सनालिटीज इन इंडिया वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग। तो इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 17 पास हुआ था तो यूनानिमसली पास हुआ था, विदाउट ऑलमोस्ट एनी ऑब्जेक्शन के बिना पास हुआ था। और महात्मा गांधी की जय, जबकि महात्मा गांधी वहां पर थे भी नहीं, तभी स्लोगन उठे थे महात्मा गांधी की जय, बिकॉज ही हैड फॉट एंड बाबा साहब हैड फॉट अगेंस्ट दिस एंटायर थिंग। सो आर्टिकल 17 इन मोस्ट केसेस कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट राइट। लेकिन ये कुछ सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। बाबा साहब ने एक इंटेलिजेंटली ये किया, ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है लेकिन अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। ओए होए, लाइन देखे बेटा, तुम टॉपर बनने वाले हो यार, ठीक नहीं हुआ यार। मुझे मेरे जैसा टीचर मिलना चाहिए था, मैं अब तक रशिया का प्रेसिडेंट होता यार।
इतना डिटेल में कौन पढ़ाता है? 6 घंटे हो गए फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते पढ़ाते, अभी तो मैं आर्टिकल 17 पे पढ़ा। सो आर्टिकल 17 जो है वो में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल 17 हो या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। इन अदर वर्ड्स ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज और बेस्ड ऑन बर्थ, उसको ऑटोमेटिकली अनटचेबिलिटी मान लिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बट इसमें इंडिविजुअल बॉयकॉट को नहीं माना गया। जैसे कोविड हो गया, किसको कोविड हो गया सर? अरे बाबा किसी को भी हो गया होगा, तो तुम बोला दूर हो जा दूर हो जा दूर हो जा, वो अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कोविड हो गया, किसको कोविड हो गया सर? अरे बाबा किसी को भी हो गया होगा, तो तुम बोला दूर हो जा दूर हो जा दूर हो जा, वो अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको अनटचेबिलिटी। बहुत सारे लोगों के नाते अंदर डाउट्स के परिंदे उड़ते हैं ना, उन सब परिंदों को मैं आराम से बिठा दूंगा, तुम आराम से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। So untouchability undefined है, and it is an umbrella concept. So any type of social disabilities or anything which is based on birth को untouchability माना जा सकता है, be it on the basis of religion, on the basis of race, on the basis of caste, certainly not allowed. So untouchability याद रखना, it is a general process but it's a wide range. It prevents, इसको किसी भी तरह से हो सकता है, insulting, justifying or promoting untouchability, preventing any person from entering worship places. मतलब ये केस टू केस बेसिस एंड ब्रॉड डेफिनेशन में है, और देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट एज अनटचेबिलिटी। तो आप यूपीएससी को बोलो पूछो जो मुझे क्वेश्चन पूछना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर आर नो एक्सेप्शंस। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, उपेंद्र बख्शी का। इट सेज कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूज इन्वर्टेड कॉमास कंपेंडेनियसली टू रेफर टू परमानेंट एंड टेम्पररी स्टेट्स ऑफ अनटचेबिलिटी. The latter is incurred by pious Hindus in many situations. For example, a full bath cures, going to funeral, touching a corpse, proper puja, dip in Ganga cures, overseas contact, menstruation cycle renders a woman impure for 3 days. The Constitution forbids all states of untouchability. Line 7 में आ रही है, all states, and imposes a total prohibition of practicing it. Completely, किसी basis पे तुम untouchability practice नहीं कर सकते. And this is the entire context of this. So it is a time-honored principle of statutory interpretation and constitutional construction that when a text is clear, it is compelling. No scope arises here for preferring any other approach in interpretation, because even freedom of religion is subject to other practice. And Article 17 is clearly such provision. तो एक आर्टिकल 17 को छोड़ दिया जाए तो सब जगह पे रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं। आर्टिकल 17 में कोई चांसेस नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? देयर आर नो एक्सेप्शन। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, काफी पुराना आर्टिकल है, ये 2018 में। ये तब आया था जब साबरीमाला केस चल रहा है। आ रहा है या नहीं? तो मन ही मन तो तुम सोच रहे होंगे कि सर जितना पढ़ा रहे उतना तो हमें मालूम भी नहीं था कि पढ़ना है ना? तुम्हें तो सिलेबस भी नहीं मालूम था कि ये सब भी सिलेबस में तुम्हारे। हाँ सर, ये बात तो है ना, बिल्कुल सर। पढ़ना वढ़ना जरूरी है सर, हमें तो मालूम ही नहीं था ये सब पढ़ना भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर्टिकल 18। तो मैं बाबा साहब के पास गया फिर से। सर आप बाबा साहब को कितने बार डिस्टर्ब करते हो? मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने बाबा साहब एक ये आर्टिकल 18 के बारे में कुछ बताओ। तो बाबा साहब ने बोला देख सिद्धार्थ, ये है ना, समझो ये नॉर्मल है। ओके, बाबा साहब भी मुझे मैथ्स की तरह पढ़ाते थे, तो सपोज ये नॉर्मल है। ओके, आज तक हमने क्या किया? आज तक हमने जितने डिसएडवांटेज पीपल है ना उनको बचाया है। हाँ, जैसे 14 में ओके, एनीवन जो डिस्क्रिमिनेशन इन आईज ऑफ लॉ है उसको हमने बोला ना 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 ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चल हम तुमको नॉर्मल बनाते हैं। फिर 15 में हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बोले ना 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 ना, तेरे को डिसएडवांटेज है, आपको नहीं होने देंगे। फिर आर्टिकल 16 फिर से सर, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट, ना 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 ना, अनटचेबिलिटी, ना ना ना, इन सबको उठा करना हमने नॉर्मल बनाया। यस और नो? मैंने कहा हाँ बाबा साहब ये बात तो सही है। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर आपने 18 में क्या किया? बोले सिद्धार्थ कुछ लोग है ना वो अनइक्वल है, लेकिन उनको जरूरत से ज्यादा एडवांटेज है, इसीलिए वो अनइक्वल है। मैंने कहा कैसी बात है? बोले यस, अनइक्वल तो अनइक्वल होता है। तो ये गाना गा रहे हैं, हवा में उड़ता जाए, तो ये हवा में क्यों उड़ रहे हैं? ये हवा में इसलिए उड़ रहे हैं बिकॉज इनको टाइटल्स मिले हुए। क्या मिले हुए? इनको टाइटल्स मिले हुए। इनको कौन से टाइटल्स बाबा साहब? बोले डायनास्टिक टाइटल्स। कौन से टाइटल्स? डायनास्टिक टाइटल्स। डायनास्टिक टाइटल्स मतलब जैसे राजा, महाराजा, दीवान साहिब, साहिब बहादुर, नवाब, ये सब जितने भी टाइटल्स है ना, ये टाइटल्स इनको 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 आगे भी बोल दो सर,
स्टेट ने दिए। किसने दिए? स्टेट ने दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो स्टेट कन्फर्ड टाइटल्स है, इसकी वजह से ये लोग अनइक्वल हो रहे। अच्छा, तो मैंने क्या बोला है कि इनको धरातल पे लाया जाए। मैंने कहा हाँ जी, तो इनको भी इक्वल बनाया जाए, बट इनको नीचे लाना पड़ेगा बाय डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? मैंने कहा बाबा साहब इक्वालिटी तो इक्वालिटी होती है ना। बोले यस सर, इक्वालिटी तो इक्वालिटी होती है, हमने कर दिया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसमें क्या लिखे है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, याद रखना ये वो टाइटल्स है विच आर कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। क्योंकि मुझे मालूम है हमारे क्लास में ऐसे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी होगी, कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन सपना देखा था धमाकेदार एंट्री का, क्योंकि उनके मन में आ रहा होगा सर सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, ओके, अमिताभ बच्चन साहब को मेगा स्टार बोलते हैं, ये सब भी तो टाइटल्स है। नादान परिंदे, वो स्टेट ने नहीं दिए। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो मुझे मालूम है ना तुम्हारे अंदर वो जो लैक ऑफ च्यवनप्राश से क्या क्या डाउट्स उठते। सो आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ स्टेट कॉन्फर्ड टाइटल्स को करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सर, इससे तो आपकी भी प्रॉब्लम होगी। क्यों सर? स्टेट ने आपको भी टाइटल दिया है। कौन सा टाइटल दे दिया भाई? डॉक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर आपका भी टाइटल गेला। नहीं बच्चे, मेरा नहीं गेला। क्यों? क्योंकि एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स इसमें अबॉलिश नहीं होते। तो तुम डॉक्टर बने हो, एडवोकेट बनो, तुम्हें आईएएस ऑफिसर का रैंक मिल जाए, ओके, या फिर तुम मेजर, कैप्टन, जनरल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, एडमिरल, कुछ भी बनो, तो मिलिट्री टाइटल्स है, ये सर्टेनली नॉट कवर्ड है। सर आपके कहने से नहीं लिखा, लैंग्वेज पढ़ो। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। तो मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स इसमें अलाउड है, साथ में इसमें गैलेंट्री अवार्ड्स भी अलाउड है। गैलेंट्री और जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अतिवशिष्ट सेवा मेडल, परमवीर सेवा मेडल, ये सब इसमें ऑलरेडी अलाउड है, बाकी नहीं अलाउड है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट क्या है मालूम है? डायनास्टिक टाइटल्स एक्चुअली ब्रिटिशर्स का एक तरीका था। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत शाणित थे, तो वो लोग क्या करते थे, पटाखे रखने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए, ओके, तुष्टिकरण करने के लिए वो टाइटल्स बांटते छूटते थे। चल भैया तू साहिब बहादुर बना, ओके, तो वो है ना इसका लॉयल हो जाता था। यू अंडरस्टैंडिंग? और जब इसका लॉयल हो जाता था तो इंडिया के अगेंस्ट हो जाता था। तो ये ब्रिटिशर्स का अपीजमेंट का मेथड था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और बाबा साहब ने बोला चल इसका खत्म करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और सबसे ट्रेजेडी बात क्या मालूम है? राजा का बेटा ऑटोमेटिकली राजा हो जाता था। ओके, राजा का बेटा पैदा हुआ और राजा बन गया। तो मैंने जब राजा का बेटा राजा बना तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बाबा तूने क्या किया जिंदगी में? बोला मैंने ना ये किया है कि मैं ना राजा के घर में जन्म लिया। मैंने कहा बड़ा एहसान किया, तू राजा बन गया, तूने कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, है तू राजा बन गया। तो ये जो डायनेस्टिक टाइटल्स है ये इसलिए अबॉलिश है। डॉक्टर का बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। एडवोकेट का बेटा ऑटोमेटिकली एडवोकेट नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। आईएएस का बेटा ऑटोमेटिकली आईएएस नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। मेजर का बेटा ऑटोमेटिकली मेजर नहीं बनता, मेहनत करना। मेरिट बेस्ड टाइटल्स आर अलाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़? सर सर एक प्रॉब्लम है। क्या? एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? हाँ, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। बेटा सबसे पहले तो ये याद रखना कि लॉ एक बड़ा थरो प्रोफेशन है। लॉ में ना पर्यायवाची नहीं होते। क्या नहीं होते सर? लॉ में पर्यायवाची नहीं होते, लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते। लॉ बड़ा थरो प्रोफेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लॉ में मेल और मैन में जमीन आसमान का फर्क होता है, फीमेल और वुमेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अभी तुम्हारे भेजे में जाएगा नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे टाइटल्स अबॉलिश हुए, ये नेशनल अवार्ड्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नंबर वन ये। नंबर टू, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब मेरिट बेस्ड है। सो ऑटोमेटिकली दे आर देयर टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। सो ये सर्टनली अलाउड है। बिल्कुल सही बात है। सर एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है। क्या? मेरे को एक टाइटल चाहिए। कौन सा टाइटल चाहिए? देखो सर 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 मेरे को एक टाइटल दे दो सर। अच्छा, या लॉर्ड बोल दो सर। लॉर्ड, लॉर्ड में बड़ा मजा आता है। फिटे मुंह, तेरे को पता नहीं आर्टिकल 18 में मनाए गए? सर अपन के पास बहुत पैसा है। मैं क्या जाऊंगा ना, मैं इंग्लैंड जाता हूँ। इंग्लैंड के पास ना आजकल पैसे की कमी है। इंग्लैंड को जाके बोलूंगा मैं 1 मिलियन पाउंड तुमको गिफ्ट देता हूँ। ओके, तुम ना मेरे को प्लीज, तुम लोग दे दो, फॉरेन कंट्री है ना, तुम लोग मेरे को ना सर का टाइटल दे दो, लॉर्ड बना दो, लॉर्ड बना दो। क्या स्मार्ट लगेगा।
लॉर्ड सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा फिटे मुंह, क्यों? पूरा पढ़ लिया होता ना तो ऐसा 1 मिलियन पाउंड बच जाता। मतलब नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अरे बाप रे सर, पहले बता देते 1 मिलियन पाउंड का नुकसान कर दिया। बेटा ऐसे पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दो। सो अब तुम्हें यहां से एक याद भी याद आ गया होगा, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2 सिटीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को एवरीवन। तो मैंने तुम्हें सारे एमसीक्यूज कर दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? थैंक यू जागृति, गॉड ब्लेस यू। Yes, Aniket, this is an updated course. Certainly, this is an updated course. Yes, absolutely. So, मेरा कोर्स हर साल अपडेट होता रहेगा. Okay, obviously, I'll have to adapt to the changing needs of the exam. All right, so इसी खुशी में हमारा खत्म हो गया है 15, 16, 17, 18 और अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19. Are you understand? So हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 और let's follow this one. Okay, so अब हम लेंगे 5 minutes का ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। बुक्स मत लिखो यार, हद की है। बुक्स लिखोगे तो मेरा नाम भी लिखो, हद की। ये तो गलत बात है, मेरा भी तो नाम लिखो। बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं सर। एवरीवन रेडी? यस सर। अरे इससे मेरे को एक बात याद आई, अंशु ने जो लिखा ना, अंशु ने लिखा लॉर्ड सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पे भी क्वेश्चन आता है। मेरे को क्वेश्चन याद आ गया। अच्छा, इस पे क्या याद आया? इस पे मेरे को याद आया कि अगर 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 सर अगर क्या है, अगर स्टेट ने मुझे टाइटल दे दिया, स्टेट बोले सिद्धार्थ जा बेटा जा, तेरे को हमने टाइटल दिया, तो आर्टिकल 18 में स्टेट को कोई पनिशमेंट नहीं है। Are you understanding this part? There is no penal provision. Word क्या यूज लिखा है? There is no penal provision related to, penal मतलब पनिशमेंट नहीं है, टू स्टेट। सिर्फ मैक्सिमम ये होगा कि स्टेट को बोला जाएगा टाइटल विड्रॉ कर लो। Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? So there is no punishment, there is no fine, there is no contempt, ऐसा कुछ भी नहीं है। And let us understand this. सबको समझ में आ गया? So that brings us to Article 19. अब ध्यान से सुनो। So Article 19 पहला ऐसा आर्टिकल्स आ गए तो हमारे राइट्स ऑफ इक्वालिटी खत्म हो गए, विच आर राइट्स ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर ध्यान से, ओके, नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो वन इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ध्यान से सुना, में फ्रीडम दिया हुआ है। अच्छा, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑनवर्ड्स में उनके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? सो 19 सब क्लॉज 2 ऑनवर्ड्स सारे के सारे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए। सो जब हम फ्रीडम वर्ड यूज करते हैं तो कृपा करके इसको एब्सोल्यूट फ्रीडम मत समझ लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको एब्सोल्यूट फ्रीडम मत समझ लेना। दिस इज
never absolute. It is always bound by the reasonable grounds of restriction. So अब मैं आपकी सुंदर से राइटिंग, मेरी राइटिंग वैसे लग नहीं रहा तुम ज्यादा सुंदर होती जा रही सर, दिख नहीं रही है ना, इसलिए सुंदर हो। So 19 subclause 1 subclause A is freedom of speech and expression. बेटा मैं ना जानबूझ के धीरे जा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे बुद्धि में समा जाए। क्या है ना, तुमको स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया, पढ़ाने वाले भी अलग थे, पढ़ने वाले भी अलग थे, ओके, तो तुम्हें कुछ पल्ले वाले तो पढ़ा नहीं, ओके, तुम ऐसे ही आ गए और फिर तुमने एक दिन धमाकेदार वीडियो देखा और तुमने सोचा अपन बनेगा आईएएस ऑफिसर, गॉगल्स लगा के अपन घूमेगा, फिर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। ऐसा नहीं बनना है, सब्जेक्ट पढ़ना आना होता है। सो बी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। अच्छा, आर्टिकल 19 subclause 1 subclause C is freedom of association. Article 19 subclause 1 subclause D is freedom of movement. Okay. Article 19 subclause 1 subclause E is freedom of residence. Article 19 subclause 1 subclause, कलर क्या हो गया, कलर खत्म हो गया, इंक खत्म हो गई। अच्छा, इंक खत्म हो गया, अच्छा, ओके। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, अच्छा, ओके, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा सर फिर से इंक आ गई, हाँ फिर से इंक आ गई। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। समझ लो कि नहीं समझ लो? सर एक ही लिखने में आपकी इंक खत्म हुई ना, बाकी आपके पास सारे व्हाइट वाली इंक थी। ऐसा ही, इसका रीजन ये क्या हुआ सर? तो पहले हम याद रखेंगे, क्या करेंगे? A is speech and expression, B is assembly, C is association, D is movement, E is residence। F को मैंने फेंक दिया। क्या किया सर? फेंक दिया। हिंदी आती तुमको? फेंक दिया। कहां फेंक दिया सर? रिपील कर दिया। कैसे रिपील कर दिया सर? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पहले थे 7, अब है 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? So protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. All citizens, sir, telephone number 15, 16, 18, subclause 2, 19. Shall have freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession. So ये वाला चला गया ना, F को हमने फेंक दिया। Are you understanding? By the 44th Constitutional Amendment Act 1971. इसमें एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, एसोसिएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ऐड किया गया था बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जो कि अभी अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? थैंक यू प्रियांशी, गॉड ब्लेस यू। सबको समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर सबको समझ में आ गया? सर कैसे? सर क्या कैसे? क्या कैसे? कैसे फेंका? बेटा उसको हाथ से पकड़ा, ओके, टांगे बांधी, उठा के बाहर फेंक दिया। ओ, क्या बात कर, सही बात। ओहो, जा ही नहीं रहा था, मैंने कहा इधर आई है, कैसे चला जाए? पकड़ा, मैंने फड़ नो हाथ दो ये। वेरी गुड। ओहो, बहुत ही सर मारा, हाथ दो, जा नहीं रहा। ओके सर, वेरी गुड सर, आगे चलते हैं। आई लव डेमोक्रेसी। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, मैं और डेमोक्रेसी बढ़ाऊंगा। सर बहुत ज्यादा शक है हमको आप पर। ओके ओके, तो मैं एंटी लो आईक्यू लॉ निकालूंगा। ये कौन सा आईक्यू? ओके, रशिया में यानी, अच्छा, ऑलराइट, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सबको समझ आया या नहीं? तो सबसे पहले याद रखना, आप 6 फ्रीडम्स हो गए, पहले 7 थे। प्रॉपर्टी चलो गए, प्रॉपर्टी वाले को हमने ऐसे पकड़ा, ओके, रस्सी वस्सी बांधी, उठा के बाहर दिया। बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको रिपील कर दिया गया। तो तुम्हें याद आया होगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 काम हुए। एक हुआ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जिसको हमने रिपील कर दिया, ये सर, और दूसरा है हमने आर्टिकल 31 को ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया। हाँ सर, वो आर्टिकल 300 कैपिटल ए बन गया,
वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसका नाम था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, हमको याद आ रहा है। तो बेटा जरा इन वीडियोस को बार बार देखना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा अब ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब सर, मतलब जिनको पढ़ना होगा वो इसके आगे उनको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब गलती तुम्हारी मानी जाएगी, ये सुनो, इससे पहले तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी। बिकॉज कैसे आदमी एक लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़े, कैसे एनसीईआरटी को भी एसिमुलेट करे, कैसे करंट अफेयर्स करे, कैसे फिलोसफी पढ़े, ये इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल। ओके, तुम और तुम्हें तो और बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, मेरे को तो अगर ये अकेला भी करना तो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन वीडियोस में सब कुछ एसिमुलेटेड है। मेरे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी शायद बहुत कम लोगों को इस देश में मालूम होगी। ओके, तो मैंने जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हुए निकाल दी। ओके, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मुझे पढ़ाना आता है और मैंने सब कुछ तुम्हें पढ़ाया, और मैंने टाइम अनअकैडमी से अनलिमिटेड मांगा हुआ है। ओके, और अनअकैडमी हैज बीन काइंड इनफ टू गिव मी टाइम, वरना किसी भी ऑफलाइन क्लास में 6-7 घंटे में पूरा फंडामेंटलाइज कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। ये जाके तुम देख लो, कहीं ना कहीं तो तुमने अटेंड किया ही होगा। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे दे देंगे, और कितना दे देंगे। तो आज हमारे साथ 6ठी-7वीं क्लास चल रही होगी, और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ द हेडिंग्स, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ताकि तुम्हारी ये पढ़ाई का कोई फायदा हो। कोर्स करने से खत्म होने से तो 10 लाख लोग सो कॉल्ड कोर्स खत्म कर देते हैं, आता जाता है एक पैसा नहीं। वो तुम्हें अभी भी समझ में आ रहा होगा सर कैसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से समझ में आ जा रहा होगा कि कुछ आता जाता नहीं है लोगों को। यूपीएससी का फॉर्म भर देने से थोड़ा तुम पास हो जाओगे। इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड फॉर सम गुड रीजन। तो अब तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे ऊपर है कि धमाकेदार एंट्रियां देखने। अब तुम्हारे के अंदर वो जो पता चलता है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। So now try and understand each of them. So I'll try and explain what I can explain in this the left over time. So पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 8। एज आई टोल्ड यू, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा। सो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? सो इसके हिसाब से सबसे पहले याद रखना, ये सिटीजन को अवेलेबल है। सो एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम, एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू express his views, क्या बोले सर? Views, opinions and beliefs. वर्ड बोलो, तीनों वर्ड बोलो। क्या मैंने बोला है? Views, opinions and beliefs by words, writing, printing, painting, lithography। लिथोग्राफी क्या होती है सर? पत्थर पे लिखना। अच्छा, सबको समझना है कि नहीं? हाँ सर, पत्थर पे भी लिखते हैं। अरे पत्थर पे नहीं लिखते क्या? ओके, वो अशोक के भी है, कुतुब मीनार पे भी लिखा हुआ है, सब जगह पत्थर से लिखा होता है। वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी एंड भी है, एंड एनी अदर मीन्स। बात समझ में आया या नहीं आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सब लोग चिल्ला के बोलेंगे। एवरी सिटीजन, सब लोग चिल्लाएंगे सर। एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स by words, writing, printing, painting, lithography and any other means. Are you understanding this or not? नक्काशी करना, करेक्ट? नक्काशी, करेक्ट, नक्काशी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सर सबको समझ में आ गया? सो वर्ड्स, writing, printing, painting, lithography or any other means. Are you understanding? All citizens have the freedom to express one's views, opinions and beliefs freely by words of mouth, writing, printing, pictures, any other mode. Are you understanding this one? सबको समझ में आ गया? सर, ओ सर, हाँ क्या? सर एक बात बताओ, मेरे को है ना सर, ना बोलने का नहीं है अपन को, लिखने का भी नहीं है अपन को, प्रिंटिंग भी नहीं करने का है अपन को, पिक्चर्स भी नहीं बनाने का, अपने को व्हाट्सएप पे लिखने का है सर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे करने का सर, फेसबुक, ट्वीट करने का, ट्विटर। ये तो है ही नहीं ना सर हमको आजादी। बेटा बाबा साहब इतने इंटेलिजेंट थे, बाबा साहब को मालूम था आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी चेंज होगी और हो सकता है हमारा एक्सप्रेशन एंड स्पीच किसी और तरीके से होने लग जाए, तो उन्होंने पहले ही लिख लिया था एनी अदर मोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर 1950 में बाबा साहब ने इतना आगे का सोच लिया था। मैंने तुम्हें बोला था दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे वाइज आदमी was बाबा साहब। सो एनी अदर मोड में आ गया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। सर आगे आने वाले में ना टेक्नोलॉजी आने वाली है। ऐसा लोग बोलते हैं कि आंखों में बोलोगे तो भी समझ में आ जाएगा, आंखों ही आंखों में शरा हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो वो भी अपने को क्या है, उसी वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा from this word any other mode. Are you understanding this or not? पल्ले पड़ा या नहीं समझ?
सबको समझ में आया? सर 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 एक मेरे को और प्रॉब्लम है। क्या मैं कुछ भी बोल सकता है क्या? कुछ भी बोल सकता हूँ क्या? कुछ भी एक्सप्रेशन, कुछ जो दिल आया ना वो मैं बोल दूंगा सर। बेटा तुम लॉ भूल गए ना क्या? नो फंडामेंटल राइट is an absolute right. Are you understanding this or not? Yes, sir. No fundamental right is an absolute right. So, sir, इसमें होगा reasonable grounds of restriction. Yes, sir. So हम लोग, so you can do freedom of speech and expression. हाँ, तो मैं जो बोलना है बोलो। अच्छा, जो बोलना है बोलो सर, जो मर्जी बोलना है बोलो। यस, बट सर ये आपने पहले बोला जो मर्जी बोलना है बोलो, जो मर्जी बोलना है बोलो, लेकिन देयर विल बी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या है वर्ड पूरा बोलना बेटा, ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। क्या ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को डैमेज नहीं करने का। किसको नहीं करने का? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को डैमेज नहीं करने का। अच्छा, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट्स को डैमेज नहीं करने का। अच्छा, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाने का। अच्छा, डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ नहीं जाने का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करने का, अदालत की अवमानना नहीं करने की। डिफेमेशन, मानहानि नहीं करने की। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि किसी को भड़का के क्राइम करवाना, ये अलाउड नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको फ्रीडम दिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको रीजनेबल, वर्ड देखो, ओए होए 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 होए, सर रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल मतलब लॉजिकल होना चाहिए। ओके, लॉजिकल एंड क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? लॉजिकल एंड प्रॉक्सिमेट होना चाहिए। मतलब जैसे जब टाइटैनिक थी ना, टाइटैनिक, हाँ टाइटैनिक, हाँ सर हमको मालूम है, हाँ खाना खा लिया था तो सब लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे, टाइटैनिक जाके टकरा गई, ओए होए, फिर क्या हुआ? टाइटैनिक डूब गई, सब मर गए। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि एक और शिप ना ऐसा रात को है ना, लोगों ने खाना खा लिया था, फिर रात को ही वो लोग कॉफी पी रहे थे, वो शिप भी रात को है ना कहीं पर जाके ना डूब गई, ओए होए। तो एक समझदार बंदा, मेरा दोस्त है, मेरे को से लॉयर बोला सिद्धार्थ मैं बहुत लॉजिकल हूँ। मैंने कहा कैसा लॉजिक है? बोला लॉजिक ये है कि जब जब शिप पर लोग कॉफी पियेंगे ना, शिप डूब जाएगी। मैंने कहा फिटे मुंह तेरा, तो मतलब बर्बाद है तू। ओके, तो बोला क्या करूं? मैंने कहा तू तेरा कुछ नहीं होना, तू च्यवनप्राश से नहाया कर, हद हो गई है। ये ना लॉजिक है ना ये प्रॉक्सिमेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लोज लॉजिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं समझ? तो मैंने कहा तू निकल, मैं तेरे को रशिया लेकर जाऊंगा, तेरे को साइबेरिया में ना, साइबेरिया में घर लेकर दूंगा तेरे को, तू वहीं पर ही रहना बर्फ में। तो बोला अच्छा ठीक है। तो लॉजिकल एंड प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने साइबेरिया में सब लोगों के लिए घर बनवाए -50 डिग्री टेम्परेचर पे। अच्छा, जिसका मेरे को ऐसा लगेगा ना लो IQ है, उसको उठा के वहां पे रख दूंगा। क्या बात है? हाँ, और फिर मैं तुमको एक पेट भी दूंगा, पेट। अच्छा, वहां का बालू दे दूंगा, रशियन बेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया कि नहीं आपको? ऑल राइट सर, सबको समझ में आ गया। सो कमाल की बात क्या है मेरे बच्चे? कमाल की बात यह है कि 19 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमको फ्रीडम दे रहा है, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम्हें रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है। तो इश्क में फर्क नहीं है जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमको फ्रीडम भी दे रहा है और वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम्हें रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान लेके हम निकले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर आपने ना सर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखा ना, दिल तोड़ दिया। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ओके, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, डिफेमेशन, contempt of court, friendly relationship of India with foreign states, incitement of offense, ये सब कुछ इतने सारे हो तो मैं कुछ करने लायक ही नहीं रहूंगा। मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा? बेटा एक वर्ड मैं तुम्हें देता हूं जिसके सारे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। These are the only grounds of restriction. Are you understanding? तो कल ना स्टेट तुम पर कोई और ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। Are you understanding this part?
सो ये कोई और ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ये केवल वो रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। इसके बियॉन्ड देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप योर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, everyone has understood this one. So कल हम लोग स्टार्ट करेंगे and we'll discuss many of the landmark judgments, the issues related to understanding of the various parts of freedom of speech and expression, and बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे पूरा आर्टिकल 19 खत्म करेंगे, बट उससे पहले मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल ऑफ दीस पार्ट्स। ओके 7 पर अमेज़न में नहीं मिल रहा, क्या बात कर